हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, पलायन और नरसंहार, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर एक फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, जो इन दिनों चारों तरफ चर्चा का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया और इसके बाद से इस पर सियासत गर्मा गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रियों और विधायकों को लेकर बुधवार को ये फिल्म देखने जाएंगे। वहीं पुलिस कर्मियों को प्रदेश में फिल्म देखने के लिए खास तौर पर अवकाश देने का निर्देश भी दे दिया गया है। ऐसे में इस फिल्म को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में आरोप की भी एक नई सियासत शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों पर ढाए जुल्म के लिए उस वक्त कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस के नेता इसके लिए तत्कालीन बीजेपी समर्थक केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि तब खामोश क्यों रहे। कांग्रेस इस फिल्म के बहाने बीजेपी पर ध्रुवीकरण और समाज को बांटने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस ही अपने काम से ही फ्री नहीं है, बहुत वजन है उनके ऊपर। वो जो है नकारात्मक पॉलिटिक्स करना जिनका ध्येय है, विरोध करना जिनका ध्येय है। ये तुम क्या पूरी देश पे हुकूमत चलाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? बीजेपी वाले जो कांग्रेसियों को हुक्म दोगे, अरे हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। हम जब हमें समय होगा जब देखेंगे। जनहित के मुद्दे यहाँ उठा नहीं रहे हो, यहाँ उससे भाग रहे हो, उनको कश्मीर की याद आ रही है। सभी को देखना चाहिए कि इस देश के अंदर कश्मीरियों के साथ क्या घटित हुआ है, वो यथार्थ आना चाहिए। कांग्रेसियों को भी देखना चाहिए और फिर सत्य बोलना चाहिए। वो पाकिस्तान के झंडे फहरते थे कांग्रेस के राज में, और अब वहाँ भारत माता की जयकारा हो रहा है। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। कश्मीर की जो समस्या थी और जिस प्रकार से वहाँ पर वहाँ के मूल निवासी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए और कांग्रेस ने जो पर्दा डाला, देशद्रोहियों ने, कांग्रेसियों ने जो यथार्थ छुपाने की कोशिश की थी, वो उजागर हुआ है। कश्मीर फाइल्स निश्चित रूप से हम सबको देखना चाहिए। कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया जा रहा था 90 के दशक में, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और किसका समर्थन था? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को समर्थन दिया था, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली? जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, हिंदुओं को भगा रहे थे, आज नाटक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पुरानी पेंशन योजना का मामला गूंजा। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने मुद्दा उठाया और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा समेत कई कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई जवाब ही नहीं दे रही। हमने पहले भी इसे लेकर स्थगन समेत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया, लेकिन सरकार जानबूझकर इस पर चर्चा से बच रही है। ये प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। हम कर्मचारियों की बात, उनकी पेंशन की बात, उनके जो एरियर्स नहीं दिए गए उनकी बात भी करेंगे, और आंगनवाड़ी के जो हमारे बहनें बैठी हुई हैं उनकी बात भी नहीं की जा रही है। उनको भी जो मांग की है कि उनका पे स्केल बढ़ाया जाए, उनको नियमित किया जाए। ये सरकार पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी है, इसीलिए आज हमने वॉकआउट किया है और लगातार हम सड़क और विधानसभा में लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में स्थित समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में फैसला हुआ कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई योजना शुरू की जाएगी। पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की नवीन चलित पशु चिकित्सा इकाई योजना का उद्देश्य मुख्यतः पशुपालकों को घर पहुंच सेवा देना है। कैबिनेट ने धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत राम पथ गमन के प्रदेश में पड़ने वाले अंचलों का विकास करने के बारे में संस्कृति विभाग को कार्य सौंपे जाने का फैसला भी किया। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा 11% डीए का अनुसमर्थन किया है। कर्मचारियों को अप्रैल से 11% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।
निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5-5 पदों की स्वीकृति पर कैबिनेट की मोहर लग गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भुगतान के लिए सड़क परिवहन निगम को 16.5 करोड़ के ऋण की स्वीकृति दी गई। आज कैबिनेट ने तय किया है कि एक हमारी प्रदेश के अंदर पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू कर रहे हैं, जिसमें चलित पशु इकाई अब मध्य प्रदेश के अंदर होगी। और ये मोबाइल का वाहन जैसे ही हम फोन लगाएंगे वो हमारे यहाँ पशु की चिकित्सा के लिए हमारे घर पर उपलब्ध होगा। अन्य निर्णय में राम वन गमन पथ योजना जो थी वो अभी तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग देखता था, अब इसे संस्कृति विभाग इस कार्य को देखेगा। पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अधिकारियों को ये काम 25 अप्रैल तक पूरा करना है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव की घोषणा 25 अप्रैल के बाद ही होने की उम्मीद है। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरिफ मसूद को कांग्रेस की स्लीपर सेल बताते हुए कहा कि तुष्टीकरण के चलते कुछ लोग कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते। हिजाब जहां पहनना है वहां पहने, लेकिन नियमों का पालन करें। सभी को सरकार और कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। वहीं बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मसूद को सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं, कोर्ट का जो फैसला होगा उसका सम्मान करेंगे, लेकिन देश की एकता अखंडता संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत फैसला आया तो बीजेपी की तैयारी है वो संविधान में संशोधन करके देश के सम्मान में संप्रभुता की रक्षा करेगी। दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, ये हिजाब का मुद्दा ये उत्तर प्रदेश को चुनाव में ध्यान में रख के लाए थे। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कबोबेश उसकी स्लीपर सेल है। मैं धन्यवाद देता हूं देश की संविधान की मूल भावना की रक्षा करते हुए हाई कोर्ट ने, कर्नाटक ने जो कहा है कि हिजाब इस्लाम का अंग नहीं है, ये बहुत सराहनीय प्रशंसनीय सभी वर्ग और जाति समूह के लिए, नागरिकों के लिए निर्णय है। गुजरात के कर्णावती में हुई संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मालवा प्रांत के सह कार्यवाह नितिन नवाथे ने कहा कि जिस दिन भी कांग्रेस को लगेगा कि उन्हें कार्यकर्ताओं की जरूरत है तो संघ के कार्यकर्ता कांग्रेस की मदद के लिए भी चले जाएंगे। संघ किसी भी पार्टी को निर्देशित नहीं करता। बीजेपी के विचार संघ से मिलते हैं, इस वजह से संघ के कार्यकर्ता बीजेपी में आते जाते रहते हैं। सुहास भगत पहले बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री थे, अब फिर से संघ में आ गए। 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने को लेकर कर्णावती की सभा में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत हर मंडल और बस्ती स्तर पर शाखाओं का संचालन करना है। मालवा प्रांत में आने वाले दिनों में हजारों कार्यकर्ताओं को संघ में शामिल किया जाएगा, जिन्हें कम से कम 2 साल का समय देना होगा। इसके अलावा संघ पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी के विचारों की भी तारीफ की। कांग्रेस या अन्य कोई दल जिसको लगेगा कि नहीं हमको इस तरह के कार्यकर्ता चाहिए तो मांगे ना, वो मांगे, है ना। संघ का विचार और जिस विचार को लेकर के और जिस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं उसी दिशा में भाजपा भी आगे बढ़ना चाहती है। वो इसका प्रमुख बिंदु जो इस बैठक में हुए हैं उसमें एक तो वृत्त का निवेदन हुआ है, कार्य की स्थिति अभी क्या है उस पर विचार हुआ है, यानी कार्य हमारा सर्वव्यापी कैसे बन सकता है इस पर विचार करते हुए सभी मंडल 2025 तक या उसके 1 वर्ष पूर्व 2024 तक ही और ये शाखा युक्त हो जाए, इस लक्ष्य को लेकर हमने काम किया है। और सतना से एक बड़ी खबर है। बिजली टावर पर 3 किसान चढ़ गए। फांसी का फंदा लेकर टावर पर चढ़े तीनों किसान। पावर ग्रिड कंपनी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पावर ग्रिड कंपनी के वायदे से मुकरने का आरोप किसानों का है। किसानों को मनाने के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है। उचेरा तहसील के पिथौराबाद गांव का यह मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे किसान ऊपर चढ़े हुए टावर पर और वहीं से अपनी मांग कर रहे हैं।
तो फांसी का फंदा लेकर ये 3 किसान ऊपर चढ़ गए हैं, मुआवजा मांग रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम वहां जुटी हुई है। उचेहरा तहसील के पिथौराबाद गांव का ये पूरा मामला है। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं सतना से। मृदुल, बताएं मामला क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा पुनीत की ये पूरा मामला 2012-13 का है। उस समय जब पावर ग्रिड कंपनी द्वारा टावर लगाए जा रहे थे तो किसानों से एक अनुबंध हुआ था कि आपके खेत पे टावर लगाने का उनका जो तय मुआवजा है वो दिया जाएगा। लेकिन किसानों की माने तो इस पूरे मामले को लगभग 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर काफी बार वो जगह जगह अधिकारियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनका मुआवजा न मिलने के कारण हताहत होकर इस बात से वो आज टावर पे चढ़ गए और फांसी का फंदा लेकर चढ़े कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और उन्हें जबरदस्ती अगर उतारने की कोशिश की गई तो वह फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने भी गंभीरता दिखाई है और मौके पर जाकर उन्हें लगातार दोपहर से ही समझाइश दी जा रही थी। उस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिला आखिरी में अभी ताजा अपडेट में बता दूं कि जिला प्रशासन किसानों को समझाइश देने में वो सफल रहा है और अभी उन्हें उतारने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनका ये जो 9 साल पुराना प्रकरण है इसे सुलझाकर और जो दस्तावेज उनके पास हैं किसानों के पास उसे देखकर जो भी पर्याप्त मुआवजा होगा वो उन्हें दिलवाया जाएगा पावर ग्रिड कंपनी के द्वारा। इस बात से आश्वस्त होकर किसान टावर से उतारने को राजी हो गए हैं। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो रात की बात है, किसान नीचे उतर आए हैं, वहां से मांग कर रहे थे और मुआवजे को लेकर के ये उनका पूरा प्रदर्शन था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में साल 2017-18 में 14,000 पदों पर हुई पुलिस आरक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को उनकी पसंद की पोस्टिंग देने के निर्देश दिए। दरअसल भर्तियों में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में जगह तो दी गई, लेकिन उनकी पोस्टिंग में उनके पसंद की अनदेखी की गई। नियमों के मुताबिक मेरिटोरियस उम्मीदवारों को उनकी वरीयता के आधार पर जिला पुलिस और विशेष पुलिस शाखा में नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन उनको अलग अलग बटालियन में पोस्टिंग दे दी गई। मामले पर प्रभावित आरक्षकों की याचिका 2018 में जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े कई फैसलों का जिक्र करते हुए मेरिटोरियस उम्मीदवारों को इसमें राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी कैटेगरी में या यूआर में जो चॉइस है उसको प्राथमिकता दी जाना चाहिए। चलिए देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। बीजेपी की संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने द कश्मीर फाइल फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि जो दिखाया है वो सच है। इस सच को दबाने की कोशिश लगातार की जाती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडे लेकर चलते हैं वो पिछले 5-6 दिन से बौखला गए। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया। ये मूवी उत्तर प्रदेश से पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक में टैक्स फ्री घोषित हो चुकी है। द कश्मीर फाइल्स को हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया है। फिल्म सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी है। हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं की तरफ से कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर इजाजत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब बैन को ठीक बताया। इसके बाद इसका विरोध शुरू हो गया। कर्नाटक के यादगिर में एक सरकारी कॉलेज में 35 छात्राओं ने परीक्षा का ही बहिष्कार कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको बहुत समझाया, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने को कहा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने और एग्जाम हॉल से उठकर चले गए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर गांधी परिवार पर दिए बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। इस बीच राहुल गांधी जब संसद की तरफ जा रहे थे तभी मीडिया की तरफ से सवाल किया गया, लेकिन वो बिना जवाब दिए मुस्कुराते हुए संसद भवन के अंदर चले गए।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 20वां दिन है। युद्धग्रस्त देश में फंसे 22,000 से ज्यादा भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापस लाया गया। आज राज्यसभा में भारतीयों को सुरक्षित निकाले जाने के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान दिया। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ये टीम अपने शानदार वर्किंग स्टाइल के लिए जानी जाती है। हाल ही में भोपाल में इस टीम ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। देर रात एटीएस की इस कार्रवाई की किसी को भनक नहीं हुई। एटीएस ने इतना शानदार प्लान बनाया था कि स्थानीय पुलिस तक को इसकी भनक नहीं लगी। आखिर एटीएस का प्लान था क्या? कैसे इस पूरे मिशन को उन्होंने अंजाम दिया? देखिए इनसाइड स्टोरी। कैसे गिरफ्त में आए 4 आतंकी? क्या था एटीएस का मास्टर प्लान? एटीएस के एक्शन की इनसाइड स्टोरी। शनिवार देर रात भोपाल के ऐशबाग इलाके से एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के सदस्य थे, जो अपना स्लीपर सेल तैयार करने की फिराक में थे। आखिर इन आतंकियों के बारे में एटीएस को कैसे खबर लगी? आखिर कैसे एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी का प्लान बनाया? ये आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आतंकियों के बारे में एटीएस को 1 महीने पहले से जानकारी थी। एटीएस ऑफिसर्स की इन पर पूरी नजर थी। टॉप ऑफिसर्स ने गिरफ्तारी की प्लानिंग की। एटीएस डीआईजी आशीष और एसपी गौरव तिवारी ने पूरा प्लान बनाया और एडीजी आदर्श कटियार के सामने पूरा प्लान रखा। इसके बाद मिशन में शामिल टीम के साथ 6 घंटों तक चर्चा की गई। प्लान को ABCD कैटेगरी में बनाया गया। 3 प्लान फेल होने की स्थिति में चौथे पर अमल किया जाना था। एटीएस डीआईजी और एसपी ने टीम को खुद लीड किया। तय प्लान के मुताबिक आधी रात को धावा बोलना था। इसके लिए पहले ऐशबाग की तंग गलियों का जायजा लिया गया। उसके बाद एटीएस की टीम वहां पहुंची जहां आतंकी किराए पर रह रहे थे, लेकिन इलाके में शादी का माहौल था। ऐसे में टीम ने रात 3 बजने का इंतजार किया। 65 साल की बुजुर्ग महिला है, उसके मकान में किराए से ये लोग रह रहे थे। एटीएस ने रात में सुबह 3:50 पर दबिश दी है और ये कमरा सील किया है। देखिए ताले के साथ सोने और बिछाने का सामान है। जिस तरीके से अफरा तफरी इस कमरे में नजर आ रही है आपको, तो इससे साफ होता है कि एटीएस ने किस तरीके से यहाँ की तलाशी ली है। सबसे पहले टीम तंग गलियों के चारों ओर फैल गई और हथियारों से लैस दूसरी टीम ने छत को चारों तरफ से घेर लिया। तीसरी टीम सीढ़ियों के सहारे छत पर पहुंची और घर में दाखिल हुई तो वहां दूसरी मंजिल पर आतंकी बेखौफ होकर सोते मिले। टीम दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई और चारों आतंकियों को लिफ्ट कर खुफिया जगह पर ले गई। एटीएस बिल्डिंगों की छतों पर चढ़ते हुए कूदते हुए इन शेड पर कूद के फिर इस जगह, इस छत पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां आई है और यहां से वापस उसी रास्ते से जिस सीढ़ी से मैं चढ़ के आया हूं वहां पर, और जो मजबूत एक लोहे का गेट था उसको एटीएस ने काटा है और काटने के बाद अंदर दाखिल हुई है। जब एटीएस की टीम अंदर पहुंची तो उस वक्त सभी आतंकी जो है, संदिग्ध आतंकी जो है, वो सो रहे थे। इसके लॉक को तोड़ा गया है और उसके बाद एटीएस की टीम इसी रास्ते से दाखिल हुई है। मौके से बड़ी मात्रा में जिहादी साहित्य और आतंकी गतिविधियों से जुड़े सामान मिले, जिसे टीम अपने साथ ले गई। जब तक इलाके के लोग सोकर उठते तब तक एटीएस ने पूरा खेल खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगी। अब आतंकियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो सके। लेकिन जिस पेशेवर तरीके से एटीएस ने इस मिशन को अंजाम दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सत्येंद्र, जिस तरह का काम एटीएस ने किया काबिले तारीफ है। जहां एक तरफ पुलिस तक को इसकी भनक नहीं लगी, वहां इस पूरे इलाके में जो इतना सघन है, वहां इस ऑपरेशन को अंजाम देना कतई आसान ना रहा होगा। देखिए पुलिस, एटीएस और इंटेलिजेंस 2 ऐसी ये शाखा हैं जिनकी जब ये कार्रवाई करती है या कुछ ऐसी खुफिया जगह पर जो आतंकी गतिविधियों से संलिप्त कार्रवाई होती है, उसमें किसी को भनक नहीं लगने देती कि क्या कार्रवाई कर रही है, कब कार्रवाई करेगी।
ये एटीएस ने जो मॉड्यूल जो अपना ये प्लान तैयार किया था आतंकियों को लिफ्ट करने का, इसके लिए करीब 6 घंटे की मशक्कत की। एटीएस को जानकारी तो बहुत पहले से थी कि ये 4 आतंकी जो है ऐशबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत किराए के मकान में रह रहे हैं। इसकी जानकारी जुटाने के बाद ये आला अफसरों तक जानकारी दी गई कि ऐसे 4 जो बांग्लादेशी आतंकी हैं, जमात-ए-मुजाहिदीन के संगठन के जो आतंकी हैं, वो भोपाल में किराए से रह रहे हैं। इसके बाद इस प्लान को तैयार करने के लिए जो एटीएस जो चीफ हैं आदर्श कटियार, उनके साथ आला अफसरों की बैठक हुई। बैठक में करीब 6 घंटे तक इस बैठक में डीआईजी जो एटीएस हैं और उनके साथ एसपी और उनके साथ जो टीम में जो दबिश देने वाले थे वो सारे अधिकारी मौजूद रहे। करीब 6 घंटे तक ये प्लान तैयार किया गया। 6 घंटे के प्लान के बाद 4 तरह के इन्होंने रूट तैयार किए, जिसमें ए, बी, सी और आखिरी का डी जो टीम बनाई गई थी, उसको इतनी हिदायत दी गई थी कि कहीं से भी अगर आतंकी भागकर निकलते हैं तो डी जो टीम तैयार खड़ी थी वो आतंकियों को घेर के कब्जे में ले लेगी। इस तरह से जब रात को इन्होंने रात का वक्त चुना, जब टीम 60 लोगों की टीम ऐशबाग थाना क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर जो गलियां थी, इतनी सक्रिय गलियां हैं कि तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि गलियां कितनी सक्रिय हैं। जब टीम वहां पर पहुंची तो वहां कई जगह पर शादियों का माहौल था। शादी में फटाके फूट रहे थे, बम फटाके फूट रहे थे। लिहाजा जो एटीएस की टीम ने उसने कुछ रात तीसरे पैर का ढलने का इंतजार किया। जैसे ही रात के 3 बजे टीम ने अपने मिशन को अंजाम दिया। टीम जो ए थी वो गलियों के चारों तरफ बिखर गई और जो दूसरी बी टीम थी वो सीढ़ियों के सारे छत पर पहुंच गई। तीसरी टीम थी जो हथियारों से लैस थी, जो खुफिया हथियार AK-47 जैसे हथियार थे, उन्होंने छत को चारों तरफ से घेर लिया और तीसरी टीम ने ही उसके अंदर घर के अंदर छत के रास्ते नीचे दाखिल हुई। जैसे ही पहली मंजिल जो तीसरी मंजिल है उस पर पहुंची तो वहां देखा एक परिवार जो किराए से रहता है, उनकी छानबीन करने के बाद टीम जो है दूसरी मंजिल पर पहुंची जहां पर आतंकी नींद के आगोश में सोए हुए थे। जैसे ही टीम ने दरवाजा तोड़ा और 4 आतंकियों को अपने गिरफ्त में लेकर वहां से रवाना हो गई। जब तक स्थानीय लोगों की नींद खुली तब तक टीम अपने सुरक्षित स्थान पर आतंकियों को लेकर पहुंच चुकी थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस एटीएस के इस मिशन में ना तो जो स्थानीय थाना क्षेत्र है उसको भनक लगी, ना ही स्थानीय जो रहवासी हैं उनको भनक लगी, जबकि थाने से महज 200 मीटर दूर ही ये आतंकी किराए के मकान में रह रहे थे। ये काबिल तारीफ जो एटीएस का एक्शन है या एटीएस का जो मिशन है, ये काबिल तारीफ कहा जा रहा है। लेकिन जो एटीएस ने जिस तरह से ये प्लान तैयार किया था, एटीएस को लगा था कि आतंकी जो है वहां पर अपने हथियारों से लैस होंगे, आतंकियों के पास हो सकता है कि जो विस्फोटक सामग्री भी हो। लिहाजा उसी तरह ये एटीएस ने प्लान तैयार किया था। इसके चलते जो एटीएस के डीआईजी हैं डॉक्टर आशीष और एसपी गौरव तिवारी, वो दोनों ही टीम के साथ फील्ड में मौजूद रहे और उन्होंने इस मिशन को कामयाब अंजाम दिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसी का नतीजा के 4 आतंकी जो संदिग्ध तौर के ऊपर यहाँ काम कर रहे थे वो धरे गए और अब इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।